रात के 12 बजने वाले थे। अनिल और उसकी पत्नी शोभा गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अनिल को एहसास हुआ जैसे कोई उसे हिला रहा हो। उसने झटके से आंखें खोली तो शोभा दर्द से कराहते हुए बोली, उठो ना, देखो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अनिल झटके से उठ बैठा। पत्नी के माथे पर पसीने की बूंदें और उसकी खराब होती हालत देखकर वह बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाया और बगल के कमरे में सोई हुई अपनी माँ प्रभा देवी जी को जगाते हुए बोला कि माँ उठो ना, शोभा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। प्रभा जी भी आंखें मलते हुए बाहर आई और उबासी लेते हुए कहने लगी कि गर्भावस्था के समय ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें तो होती ही रहती है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहू को गैस हो गई होगी। लेकिन शोभा ने दर्द से तड़पते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ये कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तभी बाहर एम्बुलेंस आ गई। अनिल ने प्रभा जी से कहा कि माँ तुम घर पर रहो, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर ने तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि कुछ जटिलताओं के कारण शालिनी का गर्भ बहुत कमज़ोर है। ऐसे में इसे पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रहना होगा, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अनिल बहुत घबरा गया, क्योंकि शादी के 7 सालों के बाद बहुत इलाज करवाने के बाद दोनों को माता पिता बनने का सौभाग्य मिला था। इस बच्चे को लेकर शोभा के बहुत सारे सपने जुड़े हुए थे। वो उन सपनों को टूटकर बिखरने नहीं देना चाहता था। अनिल ने प्रण कर लिया कि वह शोभा और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। 3 दिनों के बाद शोभा हॉस्पिटल से घर आ गई थी। चूँकि अभी उसका 5वां महीना ही चल रहा था, इसीलिए अभी कई महीने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। अनिल के घर पर केवल उसकी माँ और पत्नी ही थे। कोई और नहीं था जो उनकी मदद कर पाता। काम वाली बाई तो आती थी, लेकिन वह तो पूरे समय शोभा की देखभाल नहीं कर सकती थी और प्रभा देवी जी तो अपने घुटनों के दर्द से ही परेशान रहती थी। ऐसे में शोभा यात्रा भी नहीं कर सकती थी, वरना वो उसे मायके ही भेज देता। आखिरकार उसने शोभा की मम्मी से बात की। शोभा की मम्मी की भी अपनी जिम्मेदारियां थी। उन्होंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी छोटी बेटी शालिनी को वहाँ मदद करने के लिए भेज देती हूँ। अनिल धन्यवाद देते हुए तुरंत राजी हो गया। शालिनी तो जीजा जी के घर जाने की बात सुनकर खुशी से झूम उठी कि उसे इतने दिनों तक दीदी और जीजा जी के साथ रहने का मौका मिलेगा। शालिनी जैसे ही शोभा के यहाँ पहुँची तो उसने आते ही घर की और अपनी दीदी की देखभाल की सारी जिम्मेदारियाँ उठा ली। शालिनी 20 वर्षीय हंसमुख और चुलबुल किस्म की लड़की थी। घर के काम करने के साथ साथ पूरे समय शोभा की अपनी चटपटी बातों से हंसाती रहती थी। पहले तो अनिल ऑफिस चला जाता था तो पीछे से शोभा अकेले रह जाती थी, लेकिन बहन के आ जाने के कारण अब उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। घर में बहुत खुशनुमा माहौल बन गया था। वैसे तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन प्रभा जी जब कभी शालिनी को बैठकर मोबाइल यूज करते हुए देख लेती तो वह बहुत चिढ़ जाती थी। उन्हें लगता था कि शालिनी यहाँ अपनी दीदी की देखभाल करने के लिए आई है, घर के काम करने के लिए आई है, तो फिर आराम से क्यों बैठी हुई है। इसीलिए जैसे ही वो शालिनी को बैठे हुए देखती तो कोई ना कोई काम बताकर उसे उठा देती थी। शालिनी उनके इस व्यवहार को समझ नहीं पाती थी। वो सहज होकर सारे काम करती रहती थी। एक दिन दोपहर के खाने के बाद शोभा आराम कर रही थी। प्रभा देवी जी भी अपने कमरे में थी। शालिनी ने दोपहर के खाने के बाद रसोई समेटी नहीं थी, क्योंकि आज वो बहुत थक गई थी। इसीलिए थोड़ी देर अपने कमरे में लेटकर वो मोबाइल में अपनी सहेलियों से चैट करने लगी। इसी बीच प्रभा जी रसोई में पानी पीने के लिए गई। बिखरी हुई रसोई देखकर वह गुस्से से भड़क उठी और जब उन्होंने शालिनी के कमरे में झांक कर देखा कि शालिनी बेड पर लेटी हुई मज़े से मोबाइल यूज कर रही है, तो उन्होंने भड़कते हुए कहा, शालिनी तुम यहाँ आराम से लेटी हो, वहाँ देखो तो रसोई कितनी गंदी पड़ी है। अगर हम कोई जिम्मेदारी उठाते हैं ना तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाना भी चाहिए। तुम यहाँ टाइम पास करने तो आई नहीं हो। यह बात सुनकर शालिनी थोड़ा चौंक गई और उसने झट से मोबाइल बिस्तर पर रखकर रसोई की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन आज उसे प्रभा जी की बातें बहुत अटपटी सी लगी थी। जैसे ही शालिनी रसोई समेटकर वापस आई तो उसने सुना कि प्रभा जी बालकनी में खड़ी होकर किसी से फोन पर बात करते हुए शिकायतें भरे स्वर में कह रही थी, देखो ना, बहू की बहन तो यहाँ पर आकर महारानी बन गई है। अरे उसे यहाँ काम करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन वह तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, दिन भर बेशर्मों की तरह खिलखिलाती रहती है और हमेशा मोबाइल में लगी रहती है।
अगर इसके पीछे ना पड़ूँ तो यह तो कोई काम करेगी ही नहीं, बस ठूस ठूस कर खाएगी और एहसान जताएगी कि मैं तो यहाँ मदद करने आई हूँ। हमने इसे यहाँ काम करने के लिए रखा है, लेकिन यह बहुत कामचोर है। प्रभा जी की बातें सुनते ही शालिनी अवाक रह गई। वह गुस्से से तिलमिला उठी। उसने सोचा कि आने दो, शाम को जीजा जी को अब मैं उनके सामने ही बात करूंगी। शाम को अनिल ऑफिस से आया तो शालिनी अपने कमरे में थी। चाय नाश्ते का इंतजाम नहीं हुआ था तो अनिल शालिनी के पास पहुंचा। वो उसे खामोश देकर पूछने लगा कि क्या बात है साली साहिबा, आज तो आप बहुत खामोश सी लग रही हो। शालिनी ने गंभीर स्वर में कहा कि जीजा जी, आज मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। पहले चलिए, मुझे आंटी जी से कुछ बात करनी है। वह बात मैं आपके सामने ही करना चाहती थी, इसीलिए आपका इंतजार कर रही थी। उसकी गंभीर मुख मुद्रा देखकर अनिल भी गंभीर हो गया और शालिनी के साथ अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। शालिनी ने प्रभा जी से सीधे सीधे पूछ लिया, आंटी जी, मैं आपके घर में आई हूँ तो आपको कोई दिक्कत है क्या? प्रभा जी सकपकाते हुए बोली कि नहीं बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शालिनी ने कठोर स्वर में कहा, आप जब दोपहर में फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया था। आप यह बताइए कि क्या मैं कोई नौकरानी हूँ जो आप फ़ोन पर कह रही थी कि मैं यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती हूँ, काम करने के लिए आई हूँ तो काम नहीं करती हूँ। आप इसलिए हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी। मैं 2 मिनट के लिए भी बैठ जाती थी तो आप मुझे कोई न कोई काम बताकर उठा देती थी। तो क्या मैं यहाँ 2 वक्त का खाना खाती हूँ तो उसकी कीमत वसूलने के लिए आप मुझे दिन भर नचाती रहेंगी? यह कौन सी बात हुई भला? आज मेरा बहुत अपमान हुआ है। ऐसा कहकर शालिनी रोने लगी। उसने शोभा को इन सब बातों में शामिल नहीं किया था क्योंकि इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति को खराब करना उसे सही नहीं लगा। शालिनी की बात सुनकर प्रभा जी ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अनिल को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने शालिनी से कहा कि शालिनी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम शांत हो जाओ, माँ से मैं बाद में बात कर लेता हूँ। शालिनी गुस्से से रसोई में चली गई क्योंकि उसे डिनर की तैयारी करनी थी। आधे घंटे के बाद अनिल रसोई में आया और शालिनी से कहने लगा, शालिनी, रात को डिनर के बाद जरा छत पर चली आना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। शालिनी ने डिनर बना दिया था। सभी लोग खाना खा रहे थे। आज शालिनी गुमसुम सी थी तो शोभा ने पूछा कि क्या हुआ शालिनी, आज तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? तो शालिनी ने अपनी दीदी को बहलाते हुए कहा कि अरे दीदी, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। शोभा अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी। प्रभा देवी जी भी पहले की अपेक्षा शांत नजर आ रही थी। शालिनी छत पर चली गई और रात के अंधकार में आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को निहारने लगी। देर रात को शालिनी छत पर खड़ी होकर बेचैनी से अपने जीजा जी का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि अगर दीदी प्रेग्नेंट ना होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। फिलहाल दीदी के कारण ही वो मजबूरी में चुप थी। उसके जीजा जी भी थोड़ी देर में वहां आ गए। उस अंधेरे कोने में वो शालिनी के चेहरे के भाव नहीं देख पा रहे थे। अनिल ने आते ही शालिनी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि माँ की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने माँ को अच्छे से समझा दिया है कि यदि तुम्हारी जगह उनकी बेटी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो उनको कैसा लगता। अब वो बड़ी हैं, उन्होंने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अब तो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगी। शालिनी ने असमंजस भरे स्वर में पूछा, वह सब तो मैंने वहाँ पर देख लिया था, आपने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है? अनिल कहने लगा, देखो शालिनी जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरी तुमसे यही विनती है कि तुम अपनी माँ से कुछ मत कहना। अगर उन्हें यह सब पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ऐसे में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने तुम्हें यहाँ मदद करने के लिए बुलाया है और अगर इस घर में तुम्हारा अपमान हुआ है तो इसमें सारा कसूर मेरा ही है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की नज़रों में परिवार की इज्जत कम हो जाए। जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही शर्मनाक था, लेकिन अपने घर में यह सब बातें मत बताना प्लीज़। मैंने माँ के सामने ये सब तुमसे इसीलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं फिर वो इसे हमारी कमजोरी समझकर तुम्हारे साथ और गलत व्यवहार ना करने लगे कि तुम तो अपनी माँ से कुछ कहोगी नहीं। शालिनी ने कुछ सोचते हुए कहा कि जीजा जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी दीदी को भी इसी घर में रहना है। मुझे आंटी जी की बातों का बुरा तो लगा है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। शालिनी की बात सुनकर अनिल के मन में उठा हुआ भयंकर तूफान थम सा गया था। उस दिन के बाद से प्रभा जी ने कभी भी शालिनी के साथ नौकरानी के जैसा व्यवहार नहीं किया। शोभा ने अच्छी देखभाल के कारण समय आने पर एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया।
शालिनी हर कदम पर उसका साथ निभाती रही। कहीं ना कहीं प्रभा जी अपने व्यवहार से शर्मिंदा थी, क्योंकि शालिनी ने कभी भी उन्हें अपने व्यवहार से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की थी। ऐसे मुश्किल समय में मदद करने वाली लड़की उस परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार किसी के यहाँ मदद करने के लिए कुछ दिनों के लिए जाते हैं, तो ऐसे में घर का कोई सदस्य उन्हें नौकर की तरह समझने लगता है, लेकिन वह नौकर नहीं होते हैं, बल्कि मुसीबत के समय वह मदद करने के लिए आए होते हैं। इसीलिए हमेशा उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और उनके मान सम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।